और सब लोग मेरा मेरे मेरे वाला सुन लो, और फिर घर जाके जितना पढ़ोगे वो सरप्लस, और जिसका जितना सरप्लस ज्यादा होगा उसकी प्रोग्रेस उतनी ज्यादा होगी, है ना। पहले एक बेस बना लो, उसके ऊपर जितना जितना जो स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे वो उसके लिए सरप्लस। अब ये देखो महत्वपूर्ण भवन है, महत्वपूर्ण भवन देखो शब्दों पे ध्यान दो और इसको समझो। महत्वपूर्ण भवन है, मैं इसको ऊपर बनाती हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे एक इशू भी है उसको भी देखेंगे। देखो ये जो पश्चिम वाला पूर्व वाला है पश्चिम, और ये पूर्व वाला, ये दुर्ग है, ये नगर क्षेत्र है। यहाँ पे जो भवन बनाए गए वो महत्वपूर्ण भवन है। महत्वपूर्ण भवन में याद रखना किसी राजा का महल नहीं मिला है, कोई राजप्रसाद नहीं है। सभा भवन, सभा भवन मैंने जैसे सेमिनार है या पंचायत टाइप से है, जो भी इनकी शासन प्रणाली हो। अन्नागार, ग्रेनरीज जो है, स्नानागार, मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला टीले पे है। तो इस तरह के जो भवन है महत्वपूर्ण भवन है, और इस तरफ जो डेड बॉडीज मिली है वो उनकी संख्या कम है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मेन लोग थे, जो पुरोहित थे या शासक वर्ग थे, वो यहाँ रहते होंगे। ये आज के पुरातत्वविदों ने या आज के इतिहासकारों ने ये कहा। अब था कैसे वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा कि यहाँ के जो भवन है वो इम्पोर्टेंट भवन है और ये थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पे है, तो यही लोग सिटी को लीड करते होंगे, और इसलिए इनकी सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया और इन दुर्गों को चार दीवारी से घेर दिया गया। ठीक है, कि इन दुर्गों को चार दीवारी से घेर दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण भवन थे और पुरोहित या शासक वर्ग जो भी मतलब वहां पे पर्सन रहे होंगे वो यहाँ रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कंकाल है वो कम मिले। नहीं, जिंदा दबा देते थे, वो अपने आप कंकाल बन जाता था। अब देखो, अब ये नगर क्षेत्र है। नगर क्षेत्र में जो मकान मिलेंगे वो ज्यादा मकान मिलेंगे, मतलब जो आबादी का एरिया है वो ये है। तो जो इनकी सिटी प्लानिंग है उसको इस पे फोकस किया गया है। देखो ये वाली प्लानिंग तो आपको हर सोसाइटी में मिल जाएगी, चाहे मिस्र के लोग हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे आज के लोग हो, कि शासक वर्ग के लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए अच्छे मकान बनते हैं। लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट चीज थी ये प्लानिंग, सिटी प्लानिंग। उन्होंने सिटी प्लानिंग को ऐसे बनाया पूरा। इन्होंने कहा कि जो उनकी सिटी प्लानिंग थी वो ग्रिड योजना पे या चेसबोर्ड पैटर्न पे थी। मतलब सड़कें जो होती थी एक दूसरे को पूरा समकोण में काटती थी, हालांकि मेरे से समकोण बन नहीं रहा। ठीक है, सड़कें समकोण में काटती थी, और जो मेन जो सड़क होती थी बीच वाली वो बहुत चौड़ी होती थी, 10 मीटर तक की सड़क होती थी। दूसरा क्या है, उनके बीच में फिर गलियां बनती थी, ऐसे गलियां बनती थी। और ये वाली जो प्लानिंग थी वो सिटी एरिया की प्लानिंग थी, बीच में बनी, फिर यहाँ पे घर बने, और घरों के जो दरवाजे हैं वो यहाँ ना खुल के पीछे गली में खुले। ठीक है, कि जैसे ऐसे भी यहाँ गली बना दी ये, तो इसका दरवाजा जो है यहाँ खुलेंगे, इस मेन सड़क पे या इस पे नहीं खुलेंगे, मुख्य सड़क पे दरवाजे नहीं खुलेंगे, गली पे खुलेंगे। और दूसरी चीज एक ये इन्होंने बताई कि इन्होंने क्या है, पहले सड़कें बनाई, नालियां बनाई, उसके बाद घर बनाए, क्योंकि इन्होंने घर की नली को गली की नाली से जोड़ा, गली की नाली को मुख्य नाली से जोड़ा, फिर मेन सड़क पे जोड़ा। और इन्होंने ये कहा जो इनकी नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। ध्यान रखना, अधिकांश भवन पक्की ईंटों के बने हैं, लेकिन नालियां सब जगह पक्की ईंटों की थी। जो पानी वाला एरिया था वो सारा पक्की ईंटों का था, चाहे स्नानागार हो, चाहे नालियां हो, चाहे छत बनी हो, पक्की ईंटों की बनी है। छत 1 मंजिल से लेके 2 मंजिल तक के घर मिले हैं, लेकिन जहाँ 1 मंजिल के हैं वो 1 मंजिल के हैं, जहाँ 2 मंजिल के हैं वो 2 मंजिल। सबके घर समान एरिया के हैं, सबके घर सेम पैटर्न के हैं,
सबके घर एक ही प्लानिंग पे बने हैं। अब घर ये बनाते कैसे थे, ऐसे एक घर बनाते थे, उसमें यहाँ दरवाजा बनाते, यहाँ एक दीवार बनाते थे, मुख्य दरवाजे के सामने एक दीवार होती थी जिससे कि गली में जाने वाला आदमी घर में ना देख सके। फिर यहाँ एक आंगन होता था, आंगन के जस्ट यहाँ कुआं होता था कि अगर कोई गलती से दीवार क्रॉस करे तो वो कुएं में गिरेगा। ये इनकी सुरक्षा की प्लानिंग थी। फिर यहाँ चारों तरफ इनकी कमरे हैं और यहाँ पे किचन है, बाथरूम है और सीढ़ियाँ बनी हुई है। छत से पानी के ड्रेनेज के लिए घर के पीछे से पाइप निकाले हुए हैं नीचे तक, उनको नालियों में ऐसे ले जाके, और जहाँ नाली ज्वाइंट करती थी वहाँ पे गड्ढा बना है, वो गड्ढा खुला हुआ है, मतलब वो गड्ढा खुला है जिसको आज के लोगों ने कहा कि वो मेन हॉल है। उन्होंने देखो इतना ज़्यादा नालियों पे ध्यान दिया कि घर की नाली को गली की नाली से, फिर उसको मेन नाली से, और जहाँ वो मुख्य नाली से मिली वहाँ मेन हॉल बने स्वच्छता के लिए। उन्होंने स्वच्छता का इतना ध्यान दिया और घर में जहाँ भी पानी का काम था वहाँ कीचड़ ना हो, इसलिए उन्होंने ईंटों का प्रयोग किया। और ज़्यादातर मकान पक्की ईंटों के हैं और पक्की ईंटों के मकानों को आपस में जोड़ने के लिए गीली मिट्टी के साथ जिप्सम लगा। हाँ, और दूसरा इन्होंने ये बताया केवल कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के हैं, लेकिन कालीबंगा में भी जो बाथरूम और ये आपका नाली वाला एरिया है ये पक्की ईंटों का। ठीक है, अब ये हो गया इनका सिटी प्लानिंग। अब ज्यादातर नगरों में इसी प्लानिंग को फोकस किया है। अब आप ये देखो, अब एक ये इशू आता है यहाँ पे, इसमें ये ध्यान रख लो कि ज्यादातर नगरों में इसी प्लानिंग को फोकस किया है। इसी तरह दो भागों में बटा होता था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी, जब आपसे नगर नियोजन बनेगा तो यही लिखना कि पूर्वी भाग को पूर्वी टीला, पश्चिमी भाग को पश्चिमी टीला। पूर्वी भाग में जो लोग थे नगर क्षेत्र के लोग रहते थे, आबादी एरिया था, ज़्यादातर मकान एक ही चेस्टबोर्ड प्लानिंग पे बनाए गए हैं। 2 मंजिला भवन भी मिले हैं, 1 मंजिला भी मिले हैं, 12-12 कमरों के मकान मिले हैं, लेकिन एक समान था। पश्चिमी भाग को दुर्ग कहते थे, टीले पे बना होता था, ऊंचाई ज़्यादा। इन्होंने कहा पश्चिमी भाग के लोग इम्पोर्टेंट ज़्यादा थे इसलिए उनको ऊंचाई पे बनाया, उनको 4 दीवारी से घेर दिया। लेकिन कहीं कहीं पे नगर क्षेत्र को भी 4 दीवारी से घेरा गया, नहीं तो पूरे एरिया को एक टोटल बाउंड्री वॉल से घेर दिया गया। अब ये क्या करते थे, पूरे एरिया की तरफ एक ऐसे बाउंड्री वॉल बनाते थे, फिर इसमें बहुत सारे प्रवेश द्वार बनाते थे ये सुरक्षा के लिए, और इन प्रवेश द्वार पे बोर्ड बनाते थे। धोलावीरा से एक प्रवेश द्वार मिला है, उसमें एक बोर्ड है, तो इससे ये कहते हैं कि बनाए तो इन्होंने सब जगह होंगे, लेकिन लोहा तो था नहीं, धातु कम थी, लकड़ी के रहे होंगे तो खराब हो गए। धोलावीरा का मिल गया, लेकिन प्रवेश द्वार है, 4 दीवारी है, 4 दीवारी में प्रवेश द्वार है। अब आप ये देखना, सामान्यतः सारे नगर 2 भागों में बटे हैं, लेकिन धोलावीरा का नगर 3 भागों में बटा है। धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे आर्टिफिशियल पोन्ड्स बनाए हैं, जैसे पानी को संग्रहित करने के लिए उन्होंने कृत्रिम जलाशय बनाए जिसमें उसमें पानी को स्टोर कर लेते थे धोलावीरा में। दूसरा इन्होंने कहा कि कालीबंगा के सारे मकान पक्की ईंटों के हैं, लेकिन कालीबंगा के और रंगपुर के मकान जो है कच्ची ईंटों के। सारे मकान जो है दुर्ग को, हर क्षेत्र में दुर्ग को दुर्गीकृत किया हुआ है, लेकिन धोलावीरा चौंदड़ों में दुर्ग नहीं है, पूरा नगर क्षेत्र एक ही बस्ती है, उसमें दुर्ग का और नगर का अलग अलग विभाजन नहीं है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक रूपता तो थी, लेकिन सभी नगरों में एक रूपता के बजाय विविधता भी इम्पोर्टेंट थी, विविधता भी दिखती है। ठीक है, अब आते हैं हम उसके व्यापार वाणिज्य पे। बताती हूँ, देखो
सिंधु सभ्यता एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। पैसा उनकी विकसित, उनका डेवलपमेंट देख के ये लगता है कि उनके पास जो है आर्थिक रूप से समृद्ध था। अब उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या आर्थिक समृद्धता का आधार क्या था? अब आर्थिक समृद्धता के आधार में ये कहते हैं कृषि अधिशेष और व्यापार वाणिज्य, कि व्यापार वाणिज्य तभी सक्सेसफुल होता है जब कृषि में सरप्लस प्रोडक्शन होता है। जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो तभी क्या है, जनसंख्या का एक भाग गैर कृषि गतिविधियों में, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाता है। जब उनको खाना मिलेगा तभी तो वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो सिंधु सभ्यता में जब आपने पढ़ा कि एक कर्मिक उद्भव हुआ था, टेक्निकली वो लोग डेवलप हुए थे, उन्होंने सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। सरप्लस प्रोडक्शन से आबादी का एक एरिया फ्री हो गया था और उन्होंने जो है कारीगरी करके शिल्प उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब शिल्प उत्पादन शुरू किया तो कृषि अधिशेष हुआ तभी शिल्प उत्पादन हुआ, शिल्प उत्पादन हुआ तभी व्यापार हुआ। तो मेनली तो कृषि अधिशेष था तभी व्यापार हो पाया। लेकिन ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे व्यापार वाणिज्य ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाता है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि उनकी गतिविधि केवल व्यापार वाणिज्य पे आधारित थी, कृषि अधिशेष था तभी व्यापार वाणिज्य हो पाया। मैं आगे पशुपालन, शिल्प व्यवसाय बताऊंगी। आजीविका के बहुत सारे स्रोत थे लेकिन मुख्य स्रोत व्यापार वाणिज्य था। अब बात ये आती है कि व्यापार वाणिज्य की जरूरत क्यों पड़ी। पहली तो बात ये था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था कि जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पा रहा था और उसके लिए ये कृषि का एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसको खाना मिला। और कोई शासक वर्ग ऐसा रहा होगा कि जिसने उनको अनाज उपलब्ध करा दिया। अब इसमें ये आता है कि उन्होंने कारीगरी करनी शुरू कर दी और व्यापार करना शुरू किया। अब व्यापार करने के पीछे इनके 3 कारक माने गए कि इनको कारीगरी की जरूरत इसलिए पड़ी। एक तो इन्होंने शिल्प व्यवसाय सिंधु सभ्यता में जहां भी मिला, शिल्प बहुत विकसित अवस्था में मिला, तो शिल्प को करने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। शिल्प बनाने के लिए या छोटे छोटे उपकरण कारीगर बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी। अब कच्चे माल की जरूरत को 2 क्षेत्रों पे पूरा किया जा सकता था। एक तो भारत में अगर अपने यहाँ मिल जाए तो क्षेत्रीय राज्यों से, अगर क्षेत्रीय राज्यों से ना मिले तो बाहर के राज्यों से। तो वो काम इन्होंने किया। इनकी जरूरत थी कच्चे माल को प्राप्त करना, जिसके लिए इन्होंने भारत के अंदर भी प्राप्त किया और भारत के बाहर भी प्राप्त किया। दूसरा इनका व्यापार का उद्देश्य था जो ग्रुप ऑफ पीपल नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगा था उसके लिए फूडिंग की व्यवस्था होना, कि उनके लिए फूड्स हो। तो गैर कृषक जनसंख्या के लिए या नगरीय जनसंख्या के लिए अनाज की व्यवस्था करना, ठीक है। और तीसरा था कि जो शासक वर्ग इस पूरे बैलेंस को, इस ट्रेड को मेंटेन कर रहा था या इस चेन को बनाए हुए था, उसके लिए सामान बनाना। जो शिल्प था वो वही काम करता था। अमीर लोगों के लिए कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्तुएं बनाई जा रही हैं। जब वो वस्तुएं अच्छी ज़्यादा बनने लगी तो उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ से आप ये समझना, एक आपने पढ़ा होगा, हम इसमें एक तो आप पहली आवश्यकता तो है इनकी अनाज, मतलब नगरीय क्षेत्र के लिए अनाज। अब आप देखना पूरा आपको इसका इनका ट्रेड समझ आएगा। नगरीय क्षेत्र के लिए अनाज, दूसरा है शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल, और तीसरा है जो ये शिल्प उत्पादन है इसकी जरूरत क्यों है, तो जो शासक वर्ग है। अब शासक वर्ग वो योद्धा है, पुरोहित है, वणिक है, जो भी है, जो रूलिंग सोसाइटी है, उसके लिए विलासिता की या लग्जरियस चीजें या उसके लिए अच्छी वस्तुएं, एक स्टैंडर्ड आइटम उसके लिए बना दो। ठीक है, शासक वर्ग की जरूरतों को पूरा करना। अब देखो ये लोग करेंगे कैसे। ये जो नगरीय क्षेत्र का अनाज है, अब इनका व्यापार कैसे चलेगा। देखो अनाज की पूर्ति कहां से होगी, गांव से।
तो जो व्यापार होगा वो 3 फॉर्म में होगा। एक तो नगर से गांव, एक नगरों से अन्य राज्यों में कच्चे माल के लिए। देखो नगर से गांव से अनाज की पूर्ति हो गई, अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अब जो रॉ मटेरियल हमें अपने राज्यों से मिल जाएगा तो उसको हम आंतरिक क्षेत्र से ही ले लेंगे, सिंधु सभ्यता का जो अपना एरिया है, और फिर होगा उपमहाद्वीप से बाहर। जब नगर है तो निम्न श्रेणी में है, गांव से निम्न श्रेणी में। कैसे? गांव निम्न श्रेणी में, नगर से निम्न श्रेणी में। गांव ऐसे होते तो नगर में आपने लिखा नगर से गांव में नहीं, नगरों से। अच्छा ये मैंने उल्टा लिख दिया, उसको क्या बोलते हैं? वैसे समझ लिए, फिर उसमें क्या लिख रहा? जब समझ ही लिया कि गांव से नगरों में जाएगा व्यापार में, तो दोनों ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब देखो ये है उपमहाद्वीप से बाहर। तीन फॉर्म में व्यापार करेंगे कि 3 क्षेत्रों में। अब देखो आंतरिक में ये क्या करेंगे, नगरों से गांव वाला तो आपको समझ ही आएगा कि अनाज जो है वो गांव से नगरों में आएगा, और जो इनका आंतरिक व्यापार है उसको समझना, आंतरिक व्यापार नदी मार्गों से होता था, क्योंकि इनके अधिकांश नगर और गांव जो थे वो नदियों के किनारे बसे थे, और जो इनके ग्रेनरी स्टोरेज मिले हैं वो भी इनके क्या है, नदियों के किनारे मिले हैं। तो क्या था कि नदी मार्गों से उसको लाते थे, अनाज को लाते थे, और वहीं पे उसकी लोडिंग हो जाती थी। नदियों के किनारे ही इनके भंडार गृह मिले हैं। और दूसरा आपका एक राजस्थान है, एक कर्नाटक है, आंतरिक में जो इनके अपने क्षेत्र के हैं। दूसरा तीसरा इनका बलूचिस्तान है। यहाँ पे इनका मेसोपोटामिया है, फिर फारस की खाड़ी के देश हैं, इसमें एक तो मिलेगा फ्लैंका, एक बहरीन, और एक मिलेगा आपको बाहरी में ही ईरान और अफगानिस्तान। लेकिन मैं ये बताऊंगी मैंने इसको अलग क्यों लिखा। देखो ये जो राज्यों का व्यापार है इनका गांव में, इसमें इसको करते हैं ये नदी मार्गों से, आंतरिक व्यापार को। ये जो मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, फलेका, इसको करते हैं ये समुद्री मार्ग से। अब ये कैसे पता लगा उसको भी देखते हैं। इसको करते हैं ये स्थल मार्ग से। अब देखो भारत के ऊपर अफगानिस्तान, वहां से इधर ईरान, तो स्थल मार्ग है, तो स्थल मार्ग से ही करेंगे। अब इधर भारत, यहाँ फिर आपका फारस की खाड़ी, फिर मेसोपोटामिया, तो इसके लिए जल मार्ग को ही वरीयता देनी पड़ेगी। तो इनके जो ट्रेड ग्रोथ का जो मेन सोर्स है वो इनका वाटर ट्रेड है, सी रूट से जो है, मतलब जलीय व्यापार है। और जो स्थलीय व्यापार है वो आंतरिक मार्गों से है। स्थलीय व्यापार केवल ईरान और अफगानिस्तान से है, ये नदी मार्गों से, ये समुद्री मार्गों से। तो ट्रेड करने के लिए मेन रूट क्या है, जलीय मार्ग। लेकिन व्यापार जो है स्थल मार्ग से भी हो रहा है, ईरान से और अफगानिस्तान से, और ये नदी मार्गों से, ये समुद्री मार्गों से। अब देखो करेंगे कैसे। और एक चीज ध्यान रखना, व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय था, बार्टर प्रणाली। सिक्के नहीं मिलते हैं, है ना, सिक्के नहीं मिलेंगे आपको, मोहरें मिलेंगी, मुद्रा नहीं मिलेंगी, मोहरें मिलेंगी। मोहरों का जो प्रयोग होगा वो स्टैंप लगाने के लिए होगा, ना कि लेन देन वाली मोहरें, क्योंकि मोहर शब्द को मुद्रा के रूप में भी यूज किया जाता है और स्टैंप लगाने में भी। तो इनकी जो मोहरें हैं वो सिक्के नहीं है। जब आप सल्तनत काल में पढ़ोगे वहां मोहरें सिक्कों को भी बोला है, लेकिन इनकी जो मोहरें हैं वो स्टैंप है। वस्तु विनिमय से व्यापार होगा। आप देखो आंतरिक मार्गों में राजस्थान में एक पड़ता है खेतड़ी, खेतड़ी से ये तांबा मंगाते हैं। कर्नाटक से ये सोना मंगाते हैं।
से ये तांबा मंगाते हैं। सोना और शीशा। और एक चीज और, ये आपको आएगा क्वेश्चन में कि वो व्यापार करते थे, इसका आप कैसे पता लगाएंगे, क्या साक्ष्य है? तो व्यापार के लिए साक्ष्य में आपको एक तो बताओगे कि मानकीकृत माप तोल है इनकी, जो बाट है वो एक मानक के है। दूसरी क्या है? लेखन प्रणाली है। तीसरी क्या है? नाव के, जहाजों के, इनके फोटो मिले हैं, मोहरें मिली है एक दूसरे के यहाँ से, तो उससे ये प्रूव करते हैं कि ये लोग ट्रेड तो करते थे। इसको मिटा दूं? आप देखो व्यापार के आपको जो एविडेंस मिलेंगे वो साहित्यिक में भी मिलेंगे और पुरातात्विक में भी मिलेंगे। पुरातात्विक में आपको मोहरें मिलेंगी। लोथल है ना, लोथल से फारस की खाड़ी में जो मोहरें चलती थी फलक्का बहरीन में, वो सील्स मिली हैं लोथल से आपको नाव के चिन्ह मिले हैं। लोथल से आपको मिट्टी के जहाज मिले हैं, पानी के शिप्स मिले हैं कि भाई ये इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है। और क्या है? हड़प्पा की जो मोहरें हैं, हड़प्पा सभ्यता की, वो मेसोपोटामिया से मिली है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि हड़प्पा वालों की जो सील्स थी वो चाकोर थी और मेसोपोटामिया वालों की जो सील्स थी वो सिलेंड्रिकल थी। लेकिन यहाँ से लोथल से बेलनाकार मोहरें मिली है, तो मतलब क्या है? वो मेसोपोटामिया से आई है, क्योंकि वहाँ की सील्स यहाँ पे मिल रही है। तो क्या है? वहाँ की मोहरें यहाँ मिल रही है, यहाँ की मोहरें वहाँ मिल रही है, तो इनका आपस में लेन देन तो था। दूसरा क्या है? एक तो मोहरों से पता लगता है, फिर निर्यात आयात की वस्तुओं से पता लगाते हैं। आयात में क्या है? ये टीन भारत में नहीं होता था, बाहर से मंगाते थे। तांबा मंगा रहे हैं बाहर से, फिरोजा मंगा रहे हैं बाहर से, जो आभूषण बना रहे हैं शासक वर्ग के लिए, उसके लिए ज्वेल्स मंगा रहे हैं बाहर से। लाज वर्क मणि वैसे लगाते थे किसी उसमें रत्न में। फिरोजा भी कुछ ऐसे रत्न टाइप से होता है, अंगूठी में लगाते हैं। टीन है, तांबा है, फिरोजा है, लाजवत मणि है, ये सब बाहर से मंगा रहे हैं। और निर्यात क्या कर रहे हैं? इमारती लकड़ी, सूती कपड़ा, और ये जो है आपका, जो इन्होंने ये मटेरियल मंगाए, सोने, चांदी, तांबा, टिन, आभूषण, इनकी वस्तुएं। लेकिन याद रखना कि सिंधु सभ्यता में आयरन नॉन नहीं था, मतलब लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, ना ही लोहे के कोई साक्ष्य मिले। ठीक है, अब देखो साहित्यिक साक्ष्य में मेसोपोटामिया का एक प्रांत है अक्काद। वहां का एक शासक है सारगोन, और सारगोन के समय का एक अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन 2350 ईस्वी का, बीसी में। उसमें क्या लिखा है उस अभिलेख में कि मेलुआ, दिलमुन और मकन, वो ये कहता है तीन ये जो जगह है, क्योंकि मिस्र की लिपि तो पढ़ी नहीं गई है, मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ी गई, तो वहां से ये अभिलेख मिला। उसमें लिखा है, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसे इनके विदेशी व्यापार की पुष्टि होती है कि मेलुआ, दिलमुन और मकन के व्यापारी हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे, या उनके जहाज फारस की खाड़ी में लंगर डालते थे। अब इसमें जो मेलुआ की पहचान की गई वो सिंधु से, कि सिंधु का जो क्षेत्र है वो मेलुआ है, और दिलमुन की गई बहरीन से, कि फारस की खाड़ी में जो बहरीन था उसी को दिलमुन बोला गया, और मकन को बोला गया मकरान तट। बलूचिस्तान के पास जो मकरान तट था वो मकन था। अब ये मेलुआ की पहचान सिंधु से कैसे की? इसमें इस अभिलेख में लिखा है कि मेलुआ से इमारती लकड़ी, सूती कपड़ा, मतलब ये जो हमने लिखे हैं ना निर्यात, कि ये सब मेलुआ से आता था। और यहाँ पे क्या है, ये सिंधु से
बेलुआ जो है वो सिंधु है। दिलमुन को बोला गया बहरीन को। बहरीन को इन्होंने बोला है कि बड़ा साफ सुथरा देश था, हाथियों का देश था, वहां पे हाथी बहुत होते थे, मोती बहुत होते थे। बहरीन फारस की खाड़ी में मोती बहुत होते थे, पालसिए लोग भी मोती मंगाते थे वहां से। और मकन है मकरान तट। और एक जगह ये भी लिखा है कि जो बहरीन है, ये जो दिलमुन है, ये बेलुआ के और मेसोपोटामिया के बीच में मध्यस्थ की भूमिका करता था। कि देखो आप इसको ऐसे समझो, ऐसे ऐसे समझो, यहाँ ऊपर मेसोपोटामिया पड़ेगा, ये फारस की खाड़ी में पड़ेंगे बहरीन और फलक्का। यहाँ से भारत में आपको लोथल, रंगपुर, प्रभास, पटनम, ये हमने सारे पोर्ट बना दिए। तो ज्यादातर पोर्ट जो है वो यहाँ मिले हैं, यहाँ से जहाज के सिप के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मोहरें मिली हैं लोथल से। तो ये कहते हैं कि यहाँ से ये ट्रेड ऐसे होता था। और ये लोग क्या करते थे, यहाँ से सामान लाते थे और ये जो बहरीन है यहाँ पे जहाज को रोक देते थे, फिर उसको फिर सी रूट से लैंड रूट से मेसोपोटामिया लेके जाते थे। कि यहाँ पे बहरीन में जहाज को रोकना पड़ता था, फिर लैंड रूट से जाते थे। तो इसलिए मेसोपोटामिया के सिंधु के व्यापार में ये जो दिलमुन है ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। सिंधु वाले डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते थे मेसोपोटामिया से। क्या एक तो ये कहा जाता है कि उन्होंने जहाज वगैरह जान लिए थे, दिशा सूचक नक्षत्रों से, ग्रहों से वो जानते थे। अब एक इशू आता है यहाँ पे, देखो एक इशू आता है कि जो सिंधु सभ्यता को विदेशी उत्पत्ति से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामियाई व्यापार का प्रतिफल थी। ठीक है, तो उसमें ये कहा जाता है कि सिंधु मेसोपोटामिया से जो व्यापार था उसकी वजह से यहाँ के नगर इतने डेवलप हो पाए। यहाँ पे एक ये इशू आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगरीकरण में व्यापार का योगदान है। ये मेंस का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको ये दिखाना है कि जब सिंधु का उद्भव हुआ उस समय सिंधु का मेसोपोटामिया से व्यापार होता था या नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये जो अभिलेख है ये 2350 का है। और सिंधु सभ्यता के जॉन मार्शल के अनुसार तो 3200 ईस्वी में सिंधु के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, सिंधु के लोगों ने जो पहले व्यापार शुरू किया वो ऊपर अफगानिस्तान और ईरान से किया। अगर मेसोपोटामिया के ज्यादा होता तो ना उसके बाद वो ना सत्य उसके बाद वो तो वहां पे ज्यादा विकसित होनी चाहिए, लेकिन विकसित किए तो इससे पता चलता है कि ये ज्यादा विकसित हो सकता है, ऐसे विकसित है। इस तरह लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं। फिर टाइम हो गया, मैं कल पढ़ेंगे। चलो कल